हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। और इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 12 ऑफ एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 थर्मोडायनामिक्स। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले एक बार देख लेंगे कि हम किन टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पहले आ जाएगा, ठीक है। हीट की बात होगी, हीट और वर्क की बात होगी उसमें, ओके। फिर थर्मल इक्विलिब्रियम की बात होगी और यहीं से बात आएगी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की, जहाँ पर हम टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे। फिर बात करेंगे हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और वर्क की, और यहीं से आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि इनमें रिलेशन देखेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो रेशो होता है गामा। देन थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, P = nRT, उसकी बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस की। एडियाबैटिक होगा, आइसोथर्मल होगा, ठीक है। तो इसके बाद हीट इंजन की बात होगी, फिर रेफ्रिजरेटर की बात होगी, और यहीं पर आएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसर, और एंड में कार्नोट्स इंजन की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से बिना टाइम वेस्ट किए, और मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। सो इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। कैसे हीट फ्लो करती है इन सॉलिड लिक्विड गैसेज, ओके, कैसे कंडक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद हमने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बारे में पढ़ा था। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी लॉस दैट गवर्न थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी को जो लॉ गवर्न करते हैं उनको पढ़ना है इस चैप्टर में। वी शैल स्टडी द प्रोसेसेस वेयर वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड वाइस वर्सा, ओके। तो उन प्रोसेसेस को पढ़ेंगे जिसमें हीट वर्क में कन्वर्ट होती है, ओके। और इसका उल्टा भी, वर्क हीट में कन्वर्ट होता है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ दे रखा है। हम क्या करते हैं विंटर्स में, अपने पाम को रब करते हैं, हैंड्स को रब करते हैं, और जब रब करते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं। और वर्क कर रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो वर्क करने से हीट प्रोड्यूस होगी, ओके। इसका ऑपोजिट भी है, हीट करने से वर्क होगा। स्टीम इंजन इसी के बेस पे वर्क करता है ना, हीट उसमें देते हैं हम, ठीक है। और वो स्टीम जो से वर्क करता है, जो इंजन चलता है उससे पूरी ट्रेन चलती है, ओके। सो ये दोनों एग्जांपल दिए यहाँ पर, आप इन दोनों को पढ़ सकते हो, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर। इन फिजिक्स वी नीड टू डिफाइन द नोशन ऑफ हीट, टेम्परेचर, वर्क मोर केयरफुली। फिजिक्स में हमें इन जो इमोशंस है, हीट, टेम्परेचर, उनको बहुत ध्यान से डिफाइन करना पड़ेगा। हिस्टोरिकली इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू अचीव एट द प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। हीट का प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे आने के लिए हमें काफ़ी टाइम लगा। ऐसा क्यों था, देखते हैं इसको। बिफोर द मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न पिक्चर, हीट वॉज रिगार्डेड एज अ फाइन इनविजिबल फ्लूइड फिलिंग इन द पोर्स ऑफ अ सब्सटेंस। तो आज तो हमें पता है कि हीट एक एनर्जी है। पहले ऐसा माना जाता है कि हीट क्या है, हीट एक इनविजिबल फ्लूइड है, ठीक है। एक फ्लूइड है जो फ्लो करेगा, ठीक है। मतलब जहाँ पर हॉट बॉडी से जो हीट है, जो ये फ्लूइड है, इनविजिबल फ्लूइड, वो कोल्ड बॉडी में आ जाएगा, ठीक है। ऑन कॉन्टैक्ट बिटवीन अ हॉट बॉडी एंड अ कोल्ड बॉडी द फ्लूइड कॉल्ड कैलोरिक, उसको कैलोरिक बोला गया था हीट को, फ्लोड फ्रॉम द कोल्डर टू द हॉटर बॉडी, ऑपोजिट, ठीक है। एक्चुअली ऑपोजिट बोला गया था कि कोल्डर से हॉट बॉडी में आ जाएगा वो जो फ्लूइड था, ओके। दिस इज सिमिलर टू व्हाट हैपन्स व्हेन अ हॉरिजॉन्टल पाइप कनेक्ट्स टू टैंक कंटेनिंग वाटर अप टू डिफरेंट हाइट। मतलब दो पाइप्स, दो टैंक्स हैं, इनको हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया पाइप से। तो जिसमें हाइट ज़्यादा होगी वाटर की, ठीक है, जिसमें हाइट तक होगा वाटर होगा, तो ऑब्वियसली प्रेशर डिफरेंस की वजह से वाटर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा ही कुछ समझा गया था हीट को भी, कि कोल्डर बॉडी से हीट कहाँ फ्लो कर जाती है, एक इनविजिबल फ्लूइड है, और वो हॉट बॉडी में फ्लो कर जाती है। और हमें पता है कि ये जो नोशन है ये गलत है।
Okay, the flow continues until the levels of the water in the two tanks are the same, like when the caloric picture of heat flows until the caloric levels equalize. तो जैसे कि उसमें तब तक फ्लो करेगा वाटर जब तक कि दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाएगा, ऐसे ही हीट भी तब तक फ्लो करेगी, जो कैलोरिक बोला है जिसको, जब तक कि दोनों जो कैलोरिक लेवल है और जिसको टेम्परेचर भी बोल सकते हैं वो इक्वलाइज हो जाएगा इन टाइम। अब ये जो बात थी, ये जो नोशन रखा गया था, ये कैसे रॉन्ग प्रूव हुआ इसके बारे में दे रखा है, आगे देखते हैं। इन टाइम द पिक्चर ऑफ हीट वॉज अ फ्लूइड वॉज डिस्कार्डेड इन फेवर ऑफ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और टाइम के साथ क्या हुआ, जो हीट की पिक्चर है फ्लूइड में उसको डिस्कार्ड कर दिया गया और उसको एनर्जी की तरह एक एनर्जी का फॉर्म में एक्सेप्ट कर लिया गया। An important experiment in this connection was due to Benjamin Thompson, also known as Count Rumford. Okay, in 1790 experiment के through देखो, he observed that boring of a brass cannon generated a lot of heat. ठीक है, तो ब्रास कैनन को अगर हम बोरिंग की जाए उसकी, ठीक है, तो उसमें जब छेद करेंगे ब्रास कैनन में, ठीक है, तो कैनन मतलब क्या, वो तोप की बात की गई है मे बी यहाँ पर, नहीं, ब्रास की जो कैनन है उसमें जब बोरिंग की जाएगी उसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, इंडीड इनफ टू बॉयल वाटर। ठीक है, तो काफ़ी हीट, इतनी हीट की उससे वाटर बॉयल हो जाए। मोर सिग्निफिकेंटली द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस डिपेंडेंट ऑन द वर्क डन बाय द हॉर्सेज एम्प्लॉय फॉर टर्निंग द ड्रिल। ठीक है, तो उसमें ड्रिल के थ्रू किया होना चाहिए तो उसमें, ठीक है, जो बोरिंग कर रहे हैं कैनन में, जब कैनन बना रहे हैं, ओके, तो हॉर्सेस की हेल्प से की जा रहा है वो, ठीक है, ओके, बट नॉट ऑन द शार्पनेस ऑफ ड्रिल। ठीक है, तो क्या पता समझ में आया कि हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर, हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है डिपेंड इस पर नहीं कर रहा है कि कितना गहरा ड्रिल कर रहे हैं हम, ठीक है, इस पर डिपेंड कर रहा है कि हॉर्सेस कितना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हॉर्सेस जितना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि जो हीट है वो वर्क के इक्विवेलेंट है, जितना ज़्यादा वर्क उतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उतनी एनर्जी। ठीक है, और अगर देखो, और दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, अगर शार्पर कर रहे हैं हम उसको, ठीक है, कैनन को ज़्यादा शार्प कर रहे हैं, ज़्यादा गहरा उसमें से हम ड्रिल कर रहे हैं उसमें, तो देखो हमने क्या बोला, कोल्ड बॉडी में तो क्या बोल रहे थे ये लोग कि कोल्ड बॉडी में हीट है, कैलोरिक है, फ्लूइड है वो, तो ज़्यादा शार्प ड्रिल करोगे तो ज़्यादा हीट रिलीज़ होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं था। शार्प ज़्यादा ड्रिल कर लो, लेकिन अगर हॉर्स उतना ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, हॉर्स कितना ज़्यादा वर्क करे उस पर डिपेंड कर रहा है। शार्प ज़्यादा ड्रिल करने से भी ज़्यादा हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इससे समझ में आया कि ऐसा नहीं, ये कैलोरिक वैल्यू यहाँ फेल हो गई और हीट को एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कंसिडर कर लिया गया, क्योंकि और एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी ये समझ में आया कि हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जो हम वर्क से हीट और हीट से वर्क जब करेंगे तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है, थर्मो हीट, डायनामिक्स मूवमेंट से मतलब है। ठीक है, तो हीट और टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट डील करेगी थर्मोडायनामिक्स, और हीट का कन्वर्जन दूसरे फॉर्म में, एनर्जी के दूसरे फॉर्म में होगा, उसके बारे में बताएगी। ओके, तो थर्मोडायनामिक इज़ अ मैक्रोस्कोपिक साइंस है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे इसमें, प्रेशर, वॉल्यूम, पूरी बॉडी की बात करेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं होगी। It deals with bulk system and does not go into the molecular constitution of matter. तो मॉलिकुलर के बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करेंगे मैटर की, इसमें बल्क सिस्टम के बारे में पूरे के पूरे एक सिस्टम की तरह देखेंगे उसको, उस पूरी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, इसके नहीं देखेंगे कि हर एक पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, वो हम काइनेटिक थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले चैप्टर में, जब माइक्रोस्कोपिक में बात करेंगे हम। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में थर्मोडायनामिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर डील करते हैं। इन फैक्ट इट्स कॉन्सेप्ट एंड लॉस वर फॉर्मुलेटेड इन द 19th century बिफोर द मॉलिकुलर पिक्चर ऑफ मैटर वॉज फर्मली एस्टैब्लिश्ड। तो जब तक मॉलिकुलर पिक्चर मैटर की
इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, उससे पहले ही थर्मोडाइनमिक्स के कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेट हो चुके थे। तो इससे समझ में आता है कि क्यों इसमें माइक्रोस्कोपिक बात नहीं की जाएगी। ओके, thermodynamic description involve relatively few macroscopic variables of the system which are suggested by common sense and can be usually measured directly। और इसमें हम कुछ ही मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल की बात करेंगे जो हम कॉमन सेंस से सजेस्ट करते हैं और जो हम डायरेक्टली मेजर करेंगे। जैसा मैंने अभी बताया आपको, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब की ही बात होगी। अब माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गैस, for example, would involve specifying the coordinates and velocity of a huge number of molecules constituting gas। ठीक है, अगर हम माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ गैस की बात करते तो हमें क्या करना पड़ता? इतने सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल, गैस में तो ऑब्वियसली बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, उनकी वेलोसिटीज से डील करना पड़ता, उनके कोऑर्डिनेट से डील करना पड़ता, उनके कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई करना पड़ता, जो कि यहाँ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम पूरा एज अ होल देख रहे हैं। ठीक है, the description in kinetic theory of gases is not so detailed, but it does involve molecule distribution of velocities। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी में भी इतने डिटेल में नहीं जाते, बट मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूशन की तो बात करते हैं, वेलोसिटीज़ की आगे चैप्टर में पढ़ेंगे उसको। Thermodynamic description of a gas on the other hand avoids the molecular description altogether। ठीक है, जैसा मैंने भी बताया कि इसमें मॉलिक्यूल डिस्क्रिप्शन से बात ही नहीं करेंगे इसमें। इंस्टेड द स्टेट ऑफ द गैस इन थर्मोडाइनमिक्स इज स्पेसिफाइड बाय माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड कंपोजिशन दैट आर फेल्ट बाय आवर सेंस, परसेप्शन एंड मेजरेबल, जो हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, इसके बाद द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैकेनिक्स एंड थर्मोडाइनमिक्स इज वर्थ बियरिंग इन माइंड। एक और डिस्टिंक्शन हमें करना बहुत ज़रूरी है मैकेनिक्स में और थर्मोडाइनमिक्स में। ठीक है, ये एग्जांपल से ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने वाला है जो इनमें डिफरेंस है। तो एग्जांपल को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इन मैकेनिक्स, पहले ये पता है इसके बारे में, इन मैकेनिक्स आर इंटरेस्ट इन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स और बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस एंड टॉर्क। तो मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं? पार्टिकल्स और बॉडी का मोशन, जब हम उस पर किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उस पर टॉर्क लगा रहे हैं, वो कितनी रोटेट कर रही है, कितनी मूव कर रही है, उस पर बात करते हैं हम। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स नॉट कंसर्न विद द मोशन ऑफ द सिस्टम एज अ होल, इट इज़ कंसर्न विद द इंटरनल मैक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द बॉडी। तो ये एज अ सिस्टम एज अ होल की बात नहीं करके इंटरनल सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसकी टेम्परेचर क्या चेंज आया उस पर। ठीक है, इंटरनल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। बाहर से क्या फ़र्क पड़ा, बाहर से मोशन हो रहा है कि नहीं, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आया, इसकी बात करेगा, इंटरनल माइक्रोस्कोपिक स्टेट की। ठीक है, एग्जाम्पल से देखो अब, व्हेन अ बुलेट इज़ फायर फ्रॉम अ गन, व्हाट चेंजेस इज द मैकेनिकल स्टेट ऑफ द बुलेट, इज काइनेटिक एनर्जी इन पर्टिकुलर, नॉट इज टेम्परेचर। ठीक है, तो एक बुलेट को फायर किया गन से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज आया, तो ये मैकेनिक्स है। ओके, व्हेन द बुलेट पियर्सेस अ वुड एंड स्टॉप, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और जब बुलेट क्या करती है, एक ब्लॉक को पियर्स करती है, उसमें छेद कर देती है, उसमें वुड में पियर्स हो जाती है, उसको स्टॉप हो जाती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट में कन्वर्ट होगी। उसकी टेम्परेचर चेंज होगा, बुलेट का गर्म हो जाएगी बुलेट। ओके, तो इससे क्या हुआ, तो ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर, ये इंटरनल माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हो गई। ये थर्मोडाइनमिक्स इससे डील करेगी। जबकि वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया था, बुलेट ने कितना फायर किया, तो वो इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं, वो इंटरनल माइक्रोस्कोप प्रॉपर्टी, वो आप मैकेनिक्स डील करेगी उससे। ओके, तो टेम्परेचर इज रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ द इंटरनल मोशन ऑफ द बुलेट, नॉट टू द मोशन ऑफ द बुलेट एज अ होल। तो टेम्परेचर उसके इंटरनल मोशन की बात है। ठीक है, तो वो इंटरनल पार्टिकल की वजह से, उसके इंटरनल मॉलिक्यूल के बुलेट के, है ना, हम लेकिन उसे एज अ होल देख रहे हैं उसको, बट पूरे मोशन का बुलेट नहीं देख रहे हम। ठीक है, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है काइनेटिक थ्योरी में, थर्मोडाइनमिक्स में और मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसकी इंटरनल माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की बात हम थर्मोडाइनमिक्स में कर रहे हैं। ठीक है, और तो हाँ, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इंटरनल माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है वो रिजल्ट तो किस वजह से है, जो मॉलिक्यूल की वजह से है। ठीक है,
ठीक है, उससे हम मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं जाएंगे। ओके।